नमस्कार दोस्तों, लो सिंप्लीफाइड विद पुष्पक में आपका स्वागत है। मेरा नाम पुष्पक रजक है और मैं वर्तमान में झारखंड प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूं। आज हम CNT एक्ट 1908 के संबंध में चर्चा करेंगे, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास करेंगे। CNT एक्ट 1908 क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। CNT एक्ट 1908 जो है एक लैंड लॉ है, भूमि संबंधी कानून है, जो छोटा नागपुर क्षेत्र में, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लागू है। इसमें वर्तमान में झारखंड के 4 प्रमंडल इसके अंतर्गत आते हैं जहां यह कानून प्रभावी है। दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, कोलान प्रमंडल और पलामू प्रमंडल। तो इसका अर्थ ये हुआ कि झारखंड के अगर हम संथाल परगना प्रमंडल क्षेत्र को छोड़ दें तो पूरे झारखंड में यह कानून लागू है। यह कानून 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। अब हम ये समझते हैं कि ये कानून क्यों लागू किया गया। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेंगे तो आगे इन कानून के विभिन्न प्रावधानों को हमें बेहतर करने में हमें आसानी होगी। तो CNT एक्ट 1908 क्यों लाया गया, क्यों? तो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले 1793 का जो परमानेंट सेटलमेंट था, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था, उसको हमें समझना होगा। और हम अब जब CNT एक्ट 1908 की पुस्तक को देखेंगे तो उसके सेक्शन 3 के सब सेक्शन 30 में, सेक्शन 3 के सब सेक्शन 30, रोमन में 30, इसमें भी परमानेंट सेटलमेंट का जिक्र मिलेगा एक्ट में। तो आप समझ सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट 1793 का जिक्र एक्ट में भी है। तो ये इसकी पृष्ठभूमि में इसकी इंपॉर्टेंस को बताता है। आप जानते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट 1793 में पहली बार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त के तहत ज़मींदारों को ज़मीनों का मालिकाना हक दे दिया गया। और फिर ज़मींदारों और अंग्रेज़ों के बीच जो एक एग्रीमेंट था जिसमें वो एक फिक्स्ड रेवेन्यू या रेंट ज़मींदारों से लेते थे, और ज़मींदारों को जो है के अधीन रैयतों को कर दिया गया, और ज़मींदार जो हैं वो रैयतों से लगान वसूली करने के लिए स्वतंत्र हो गए। तो इस व्यवस्था ने छोटा नागपुर क्षेत्र की जो अपनी परंपरागत व्यवस्था थी, जो पूर्व में, जो 1793 के अगर पूर्व की व्यवस्था की हम थोड़ी संक्षेप में आपको जिक्र कर देते हैं। इससे पूर्व क्या थी कि जो रैयत थे, यहाँ पर एक ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र है जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ एक ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम या विलेज सिस्टम था, जिसके तहत जो है, जैसे आप मुंडारी खुटकट्टी के बारे में आपने सुना होगा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इन व्यवस्थाओं में जो है, ट्राइबल व्यवस्थाओं में क्या था कि इसमें कम्युनिटी का जो राइट होता था, एक पूरा गांव के जितने भी मेंबर्स होते थे उनका लैंड पे राइट्स होता था। और वो फिर जो है अपने कोई चीफ्स को, जैसे कहीं मानकी या कहीं राजा भी आपने सुना होगा, तो वो अपने चीफ को रेस्पेक्ट के लिए, उनके सम्मान के लिए कुछ ट्रिब्यूट देते थे, मतलब एक उपहार के स्वरूप में उन्हें देते थे। ये कोई कंपल्सन नहीं था और वो बहुत फ्लेक्सिबल सिस्टम था, और वो एक रेस्पेक्ट शो करने का सिस्टम था। और मालिकाना हक जो है वो कम्युनिटी के पास ही रहता था। लेकिन 1993 में जब परमानेंट सेटलमेंट अंग्रेजों ने लाया तो उन्होंने क्या किया कि ज़मींदारों को ज़मीनों पर मालिकाना हक दे दिया और रैयतों को ज़मींदारों का अधीन कर दिया। और ये ज़मींदार जो है वो एक फिक्स जो लगान जो है अपने हिसाब से वो रैयतों से लेने लगे। उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही और वो एक कानूनी रूप से बाध्य हो गया रैयतों को देना। इसके कारण उनकी जो परंपरागत व्यवस्था थी वो भंग होने लगी, और ज़मींदार जो है अत्यधिक लगान और शोषणकारी लगान अधिरोपित करने लगे अपने लाभ के लिए। उससे क्या हुआ कि रैयतों का जो है, खास करके जनजातीय क्षेत्र में, ज़मीन का अलगाव होने लगा। ज़मीन जो है वो रैयतों से छीनी जाने लगी। उनकी जो परंपरागत सिस्टम था, कस्टम्स थे, वह टूटने लगी, उसमें डिस्रप्शन होने लगा। इससे जो है जनजातीय समुदाय में जो है काफ़ी असंतोष उपजा और उन्होंने कई विद्रोह किए इसके खिलाफ। जैसा आप जानते हैं कोल विद्रोह, और आप बिरसा मुंडा उलगुलान के बारे में भी आपने पढ़ा होगा झारखंड के इतिहास में और भारत के इतिहास में। तो ये सब जो है इसका कारण यही था कि जिस प्रकार ट्राइबल्स पॉपुलेशन के
ट्रेडिशनल सिस्टम को भंग किया गया, उनको ज़मीनें छीने जाने लगी, इन्हीं के विरुद्ध वो मुख्य रूप से उसका एक उद्देश्य था इन विद्रोहों का। उन विद्रोहों के कारण अंग्रेज सरकार को ये लगा कि इस छोटा नागपुर क्षेत्र में उनकी शासन व्यवस्था की नींव चरमरा जाएगी। तो उसी को जो है इन विद्रोहों का एक परिणाम हुआ कि CNT एक्ट 1908 आया, जिसमें पहली बार जो है ट्राइबल्स के लैंड राइट्स को प्रोटेक्शन दिया गया, ताकि उन्हें उनकी ज़मीनों से बेदखल ना किया जा सके, उनकी ज़मीन जो है बाहरी लोग ना ले सके, उनका लैंड राइट्स प्रोटेक्ट रहे, उनका कस्टम ट्रेडिशनल राइट्स जो हैं, खुदकट्टी की जो उनके राइट्स हैं, अन्य कई ट्रेडिशनल राइट्स हैं, वो सब प्रोटेक्ट की गई। उनका जो लगान था मनमाना जो लेते थे ज़मींदार, उस पर रोक लगाया गया। उनको रेगुलेट किया गया कि एक नियम संगत लगान जो है वो लेंगे हुए, रेंट रेगुलेशन हुआ। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण CNT एक्ट में ये हुआ कि पहली बार जो है सर्वे एंड सेटलमेंट का प्रावधान किया गया कि जो छोटा नागपुर क्षेत्र के रैयत थे उनकी ज़मीनों का जो मालिकाना हक का दस्तावेजीकरण किया गया। आपने सुना होगा रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, अधिकार अभिलेख, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में खतियान बोलते हैं। तो ये खतियान जो है पहली बार प्रावधान किया गया CNT एक्ट 1908 में कि अब सारे रैयतों का सर्वे करके उन्हें एक दस्तावेज दिया जाएगा उनकी ज़मीनों के मालिकाना हक। इस प्रकार रैयतों को जो है ज़मीनों पर उनका मालिकाना हक को पुख्ता किया गया। तो ये महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य हैं CNT एक्ट 1908 के। अब हम समझते हैं कि इस एक्ट को समझने से पहले, इनके प्रावधानों को समझने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि CNT एक्ट 1908 में मुख्य स्टेक होल्डर्स कौन लोग हैं, किनके बारे में ये एक्ट पूरा बना है। हम स्टेक होल्डर्स बोल सकते हैं या ये हम बोल सकते हैं कि उसमें पक्षकार कौन कौन हैं, कौन कौन इनके महत्वपूर्ण पक्षकार हैं, उनके बीच का रिलेशन क्या है। अगर हम इसको समझ लें तो पूरे एक्ट को समझने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं CNT एक्ट 1908 के मेन स्टेक होल्डर्स को समझते हैं। तो आपने देखा, ये एक मैंने चार्ट बनाया है, इसमें जिन लोगों को मैंने जिक्र किया है यही मूल रूप से CNT एक्ट के मेन स्टेक होल्डर्स हैं। इसी के जो है इनके बीच में ही कुछ इन्हीं के सब ग्रुप्स हैं, जैसे रैयत के अंडर रैयत होते हैं और टेन्योर होल्डर के अंदर जो है अंडर टेन्योर होल्डर होते हैं। इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये जो है ये मुख्य किरदार है CNT एक्ट के, इन्हीं के बारे में पूरा CNT एक्ट है और सारी जो प्रावधान किए गए हैं इन्हीं से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो है इस एक्ट को बनाने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1908 में ब्रिटिश सरकार ने ही इस एक्ट को बनाया। तो ब्रिटिश सरकार जो है इस एक्ट को बनाने वाली है, मतलब सरकार के रूप में यही है। सरकार एक्ट बनाती है। आज भी आप जानते हैं कि सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, वह कानून लाती हैं अपने उद्देश्यों के लिए। तो ये ब्रिटिश सरकार उस समय सरकार के रूप में थी, उन्होंने कानून लाया और ब्रिटिश सरकार के ऑफिसर्स जो हैं इस एक्ट में एम्पावर्ड किए गए हैं, उन्हें कई शक्तियाँ दी गई हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ उनको दी गई है। उसमें आप देखेंगे कि DC डेप्यूटी कमिश्नर, रेवेन्यू ऑफिसर्स, कमिश्नर्स, डेप्यूटी कलेक्टर्स, ये सारे ऑफिसर जो है CNT के विभिन्न प्रावधानों में इनका रोल निर्धारित किया गया है, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनको राइट्स दिया गया है, वो हम लोग आगे समझेंगे। तो ये एक ब्रिटिश सरकार है। वो उनके नीचे जो है ज़मींदार आए, जिसको हम लोग प्रोपराइटर बोलते हैं। जो भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1793 का जो परमानेंट सेटलमेंट हुआ उसमें मालिकाना हक ज़मींदारों को दे दिया गया।
ब्रिटिश सरकार के नीचे जमींदार जमीन के मालिक हो गए, इसलिए हम इसको प्रोप्राइटर बोल रहे हैं। प्रोप्राइटर का मतलब ही होता है जमीन के मालिक। लैंड पर मालिकाना हक जो है जमींदारों को मिल गया उस व्यवस्था के तहत, तो उनके नीचे जमींदार आए। अब जमींदारों के नीचे एक टेन्योर होल्डर्स एक कंसेप्ट है कि जमींदार के नीचे टेन्योर होल्डर्स थे। हम टेन्योर होल्डर्स को अभी एक्सप्लेन करेंगे। टेन्योर होल्डर्स को आप समझ लीजिए कि ये रैयतों और जमींदारों के बीच की कड़ी थे। ये जो है रैयतों और जमींदारों के बीच की कड़ी थे। ये जो है इनका काम होता था कि ये जमींदारों से जो है ये राइट्स ले लेते थे कि हम रैयतों से, जो रैयत एक्चुअल में खेती करते हैं, उन रैयतों से लगान वसूल के जमींदार को देंगे। मतलब ये मिडिल मैन थे, दे आर मिडिल मैन या मैनेजर्स ऑफ प्रोप्राइटर भी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों के बीच में एक मैनेजर का काम करते थे। ये इनको अधिकार दे देते थे प्रोप्राइटर जमींदार कि आप जो है हमारे ज़मीनों में जो रैयत हैं उसमें रैयतों को इस्टेब्लिश करिए, रैयतों को ज़मीनें आप उसमें अलॉट करके आप जो है उनसे आप लगान वसूलिए और फिर लगान जो है हमें दीजिए। तो उन्हें सीएनटी एक्ट में टेन्योर होल्डर कहा गया, जिसे हिंदी में हम भूधारक बोलते हैं। अब टेन्योर होल्डर के नीचे जो है रैयत आए। रैयत वो हैं जिनको राइट्स था जमीन पर खेती करने का, या उनको जमीन होल्ड करने का राइट जो है ये रैयतों के पास था। यही एक्चुअल जो है जमीनों पर खेती करते थे, चाहे खुद से करते हो, चाहे अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर करते हो, या फिर हायर्ड मजदूर सर्वेंट्स रख के करते हो, लेकिन करते ये एक्चुअल खेती करने वाले रैयत कहलाए। अब रैयत पे भी डिटेल है कि रैयत कितने तरह के रैयत से सीएनटी एक्ट में आपने सुना होगा। कायमी रैयत, आपने सुना होगा सिकमी रैयत। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियोस में। तो रैयत एक्चुअली सीएनटी में इन रैयतों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए कई प्रावधान बनाए गए कि कायमी रैयत, जिसको इंग्लिश में ऑक्यूपेंसी रैयत बोलते हैं, तो वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। और रैयत के नीचे एक अंडर रैयत आए। तो अंडर रैयत मतलब जो रैयत के अधीन खेती करते हैं। रैयत कुछ अपनी ज़मीन लीज पर, टेम्पररी लीज पर या कोई टर्म पर किसी अन्य व्यक्ति को दे देते थे, फिर वो खेती करता था और वो फिर रैयत को लगान देता था, फिर रैयत अपने ऊपर वाले टेन्योर होल्डर को देता था। तो वैसे लोग जो टेम्पररी लीज के आधार पर, इनमें इनको परमानेंट कोई राइट्स नहीं था लैंड पर, वो राइट रैयत के पास था। अंडर रैयत सिर्फ उनसे एक एग्रीमेंट के तहत वो ज़मीन लेकर उस पर खेती करते थे, और फिर समय जब समाप्त हो जाता था, टर्म खत्म, तो वो फिर लैंड जो है वापस लैंड का मालिक यहाँ अंडर रैयत जिस जमीन पर खेती करते थे वो जमीन एक्चुअली रैयत की होती थी। अंडर रैयत केवल आज के समय में जैसे लीज पर ज़मीनें देते हैं, आज भी आपने सुना होगा कि आज भी लोग बहुत सारे किसान जो है लीज पर किसी को ज़मीन दे देते हैं, या कई ऐसे लोग होते हैं जो कि बटाई पर भी देते हैं। तो बटाई पर जो ज़मीनें और लीज पे जो ज़मीनें कुछ समय के लिए दी जाती है, तो वो अंडर रैयत कहलाते हैं। तो ये कंसेप्ट अब हमने इस पूरे इस हायरार्की में हमने समझा कि किस प्रकार रेंट जो है नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है। अंडर रैयत को दे रहे हैं। रैयत एक अंडर टेन्योर होल्डर भी हो सकते हैं। जो बड़े टेन्योर होल्डर्स होते थे वो अपनी सुविधा के लिए अपने नीचे एक और अंडर टेन्योर्स को रख सकते थे कि उन्हें एक राइट दे देते थे। टेन्योर का मतलब ही होता है राइट, लीगल राइट्स, कि आप जो है मेरे बिहाफ में जो रैयत से कलेक्ट करिए और दीजिए। तो ये एक जो है श्रृंखला हो सकती है। तो अगर कोई टेन्योर होल्डर किसी व्यक्ति को दे देता है या राइट कि आप रेंट कलेक्ट करके रैयतों से हमें दीजिए, तो अंडर टेन्योर कहलाता है, और वो डायरेक्टर भी रैयत से ले सकता है। तो ये जो है मूल किरदार हैं सीएनटी एक्ट के। अब हम शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि अब रेंट, जैसा मैं बता रहा था कि रेंट जो है नीचे से ऊपर, रेंट इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जाता था, और ऊपर का जो राइट था जमींदार से लेके नीचे, ये राइट इसी क्रम में जमींदार अपनी राइट्स टेन्योर होल्डर को देते थे रेंट कलेक्शन का। फिर रैयतों को राइट मिल जाता था लैंड होल्ड करने का, उस पर खेती करने का, और फिर अंडर रैयत जो है वो टेम्पररी लीज पर रैयतों से जमीन लेते थे। अब हम बार बार एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं, रेंट। तो रेंट को भी हम समझ लेते हैं कि रेंट क्या है। आज भी आप सुनते होंगे कि किसी को अपने ज़मीन का लगान रसीद कटाना होता है। तो लगान क्या है? तो सीएनटी एक्ट में लगान को परिभाषित किया गया है कि लगान वह राशि है, वो रकम है जो रैयत
अपनी ज़मीन को धारित करने के लिए, मतलब जिस ज़मीन पर वो खेती कर रहा है उस ज़मीन को होल्ड करने के एवज में जो अपने लैंडलॉर्ड को देता है, वो चाहे रकम हो सकता है या फिर वो प्रोड्यूस भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है, मतलब वो अपने फसल का कुछ हिस्सा भी लगान के रूप में दे सकता है। यह अभी तो वर्तमान में वो व्यवस्था नहीं है, अभी सिर्फ हम लोग अमाउंट के रूप में ही लगान पे करते हैं। अभी जो झारखंड सरकार है वो सिर्फ रकम के रूप में, नगद रूप में, पैसे के रूप में ही लगान वसूल करती है। लेकिन सीएनटी में प्रावधान था कि रैयत जो है वो पैसे से, रकम के नगद या फिर अपनी फसल के एक भाग को लगान के रूप में या दोनों जो पार्शली भी वो अपने लैंडलॉर्ड को दे सकते थे। तो ये रेंट हो गया। अब हम शॉर्ट में जो है अब थोड़ा इसकी बारीकियों को समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक वर्ड बार बार आ रहा है लैंडलॉर्ड, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। आपको लैंडलॉर्ड वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लैंडलॉर्ड, और उसी के कंटेक्स्ट में टेनेंट, क्योंकि ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है तो टेनेंट को भी समझना जरूरी है। आज के संदर्भ में भी आप अगर कोई ज़मीन की खरीद बिक्री करते हैं तो नाम लगान पालने वाले जमींदार, जमींदार मतलब लैंडलॉर्ड का वहाँ नाम लिखा जाता है। तो लैंडलॉर्ड उस क्या है, लैंडलॉर्ड को समझना बहुत जरूरी है। तो सिंपल में अगर मैं आपको सरल भाषा में बोलूँ तो लैंडलॉर्ड जो है, लैंडलॉर्ड वो होता है जिसके अधीन जो है कोई टेनेंट होता है और वो उसको लगान देता है, मतलब लगान लेने वाला, जो लगान जिसको प्राप्त हो रहा है वो लैंडलॉर्ड है। जैसे अभी झारखंड सरकार लगान ले रही है तो झारखंड सरकार लैंडलॉर्ड है। आप सुनते होंगे कि सर्किल ऑफिसर्स एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंडलॉर्ड जो है वो सर्किल ऑफिसर लैंडलॉर्ड हो गए, क्योंकि वो लगान जो है वो अब सरकार ले रही है तो सरकार लैंडलॉर्ड हो गई है उस कंटेक्स्ट में। तो जो लगान लेता है और जिसके अधीन व्यक्ति रहता है, जो उसको लगान देता है, वो देने वाला टेनेंट कहलाता है। तो क्यों देता है? क्योंकि वो ज़मीन धारित कर रहा है, इसलिए वो ज़मीन लगान दे रहा है, और लैंडलॉर्ड के अंडर में वो ज़मीन धारित कर रहा है, इसलिए वो लैंडलॉर्ड को लगान दे रहा है। तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट स्पष्ट है कि लगान लेने वाला लैंडलॉर्ड, लगान देने वाला टेनेंट। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे, अगर इसी को यहाँ अप्लाई करेंगे तो आप स्पष्ट यहाँ देखेंगे कि अंडर रैयत, क्योंकि रैयत को लगान दे रहा है तो ये रैयत के कंटेक्स्ट में ये टेनेंट है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई यहाँ कर देते हैं। यहाँ पर इस अगर इंटर रिलेशन को समझे तो आप देखेंगे कि रैयत के नीचे अंडर रैयत, टेन्योर होल्डर के नीचे रैयत, और जमींदार के जो है नीचे है टेन्योर होल्डर, मतलब प्रोपराइटर्स, मालिक, लैंड ओनर के नीचे है टेन्योर होल्डर। तो अब स्पष्ट है, मेरे डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे कि टेन्योर होल्डर के नीचे रैयत है, ये इसको लगान दे रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, तो टेन्योर होल्डर यहाँ पर लैंडलॉर्ड हो जाएगा और रैयत टेनेंट हो जाएगा। इसी तरह अंडर रैयत, क्योंकि रैयत को लगान दे रहा है तो ये रैयत के लिए टेनेंट हो जाएगा और रैयत यहाँ लैंडलॉर्ड हो जाएगा। इसी तरह प्रोपराइटर या जमींदार जो है वो यहाँ पर लैंडलॉर्ड हो जाएगा क्योंकि ये लगान ले रहा है, और टेन्योर होल्डर जो है वो टेनेंट हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड जो है ये रिलेटिव टर्म है, ये कोई फिक्स नहीं है कि कौन लैंडलॉर्ड होगा कौन टेन्योर। उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो निर्धारित करेगा कि कौन लैंडलॉर्ड है और कौन टेनेंट है। इसके अलावा तो आप यहाँ से समझ सके, अभी एक सीएनटी में एक पूरा चैप्टर ही है कि क्लासेस ऑफ टेनेंट, चैप्टर 2 में क्लासेस ऑफ टेनेंट का जिक्र किया गया है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि सीएनटी में टेनेंट किसको, क्लास में किसको किसको शामिल किया गया होगा। तो एक तो यहाँ हम देख रहे हैं कि टेन्योर होल्डर होगा, क्योंकि वो लगान जमींदार को दे रहा है, तो एक क्लास में तो टेनेंट होगा, टेन्योर होल्डर होगा टेनेंट। एक में फिर रैयत, क्योंकि टेन्योर होल्डर को लगान दे रहा है तो ये भी टेनेंट होगा। अंडर रैयत, रैयत को दे रहा है तो ये भी टेनेंट होगा। तो 3 क्लासेस तो हमको यहीं दिख गई। आगे जो आप पढ़ेंगे उसको मैंने यही समझा दिया कि टेनेंट्स कौन कौन है। अगर कोई पूछेगा सीएनटी एक्ट में कितने प्रकार के टेनेंट्स का जिक्र किया गया है, तो आप स्पष्ट देखेंगे कि 3 तो मैंने यही बता दिया। इसके अलावे भी कुछ हैं, जैसे मुंडारी खुटकटीदार, वो भी टेनेंट है। वो ना रैयत के कैटेगरी में रखे गए हैं और ना वो टेन्योर होल्डर के कैटेगरी में रखे गए, वो एक अलग कैटेगरी है मुंडारी खुटकटीदार। उसके संबंध में स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं सीएनटी एक्ट में, तो वो भी एक टेनेंट है। उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।